हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू प्रयास जेई। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स मेंटर मानवेंद्र। आज हम लोग क्लास 11th में सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो रिलेशंस एंड फंक्शंस करने के पहले आप लोग सेट्स की सीरीज़ ज़रूर देख लें, क्योंकि रिलेशंस को समझने के लिए बेसिक सेट्स की नॉलेज होना हमें ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं। तो रिलेशंस की डेफिनेशन पे जाने के पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स हैं इस चैप्टर के रिलेटेड जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ही फर्स्ट टर्म है हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? एन ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। तो पेयर है इसलिए टू ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स इन अ गिवन फिक्स्ड ऑर्डर। तो देखो ऑर्डर्ड पेयर में क्या होगा, हमारे पास ऐसे ब्रैकेट के अंदर दो टर्म लिखे होंगे सेपरेटेड बाय कॉमा, ए कॉमा बी। जैसे हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिंपल कोऑर्डिनेट्स होते हैं। सिंपल कोऑर्डिनेट जो है एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में होते हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल सपोज मैंने एक कोऑर्डिनेट ले लिया 2,3। तो फर्स्ट एलिमेंट हमारा 2 है, सेकंड एलिमेंट हमारा 3 है। तो हमने ब्रैकेट्स में इन्हें लिखा हुआ है। तो ये ऑर्डर्ड का क्या मतलब है कि मुझे फर्स्ट एलिमेंट जो है 2 दिया हुआ है और सेकंड एलिमेंट 3 दिया हुआ है। अगर मैं इसे 3,2 लिखूं तो ये एक डिफरेंट कोऑर्डिनेट हो जाएगा, एक डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर है, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट्स का ऑर्डर जो है मैटर करता है। तो फर्स्ट पोजीशन पे फर्स्ट एलिमेंट होगा, सेकंड पोजीशन पे सेकंड एलिमेंट होगा। तो एलिमेंट्स का ऑर्डर जो है मैटर करता है। तो आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी पता ही होगा 2,3 और 3,2 जो है डिफरेंट पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो एक ऑर्डर्ड पेयर क्या हो गया, हमें दो एलिमेंट्स लिखने हैं और उन दोनों का ऑर्डर जो है मैटर करेगा। तो नेक्स्ट आ जाता है इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। तो दो ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे पास इक्वल कब होंगे? तो टू ऑर्डर्ड पेयर्स A1, B1 एंड A2, B2 आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ। तो ये आई विद डबल एफ क्या होता है हमारे पास? इफ एंड ओनली इफ A1 इज इक्वल टू A2 एंड B1 इज इक्वल टू B2। तो हमारे पास दो ऑर्डर्ड पेयर्स कब इक्वल होंगे? तो ऐसे हमें दो ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए हैं और मैंने बताया कि ऑर्डर्ड पेयर का क्या मतलब है, इसमें ऑर्डर मैटर करता है। तो इक्वालिटी का क्या मतलब है कि इसका फर्स्ट एलिमेंट दूसरे वाले के फर्स्ट एलिमेंट की इक्वल होगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड वाले की इक्वल होगा। तो करस्पॉन्डिंगली एलिमेंट्स इक्वल होंगे, फर्स्ट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड सेकंड के इक्वल। तो ऐसे हम लोग इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर देख सकते हैं। तो एक एग्जांपल कर लेते हैं ऑर्डर्ड पेयर पे बेस। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इफ दिस पेयर इज इक्वल टू दिस पेयर। दोनों पेयर जो है हमें इक्वल दिए हुए हैं। तो इक्वालिटी का क्या मतलब है? फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट की इक्वल होगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड की इक्वल। तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल है तो 3a-2 किसके इक्वल हो जाएगा? 2a-1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ जाती है? 1 आ जाती है। अब सेकंड एलिमेंट सेकंड की इक्वल होगा। तो सेकंड एलिमेंट पहले का है b+3 और दूसरे का है 3। तो यहाँ से b की वैल्यू हमारे पास क्या है? 0 आ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू 0 आ गई। तो ये हो गया इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो यहाँ तक हमने ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन जो है समझ आ जानी चाहिए। तो नेक्स्ट टर्म की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट समझने के पहले ऑर्डर्ड पेयर आना चाहिए। तो ऑर्डर्ड पेयर हम लोगों ने सीख लिया है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो दो सेट्स मुझे गिवन है। एक पहला सेट है जिसमें इंडिविजुअल्स के नेम गिवन है। नेम की बजाय मैं बोल देता हूँ फर्स्ट नेम गिवन है, और सेकंड सेट में हमें सरनेम गिवन है। सरनेम या फिर मैं बोल सकता हूँ लास्ट नेम गिवन है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स का क्या मतलब है? हमें इस फर्स्ट सेट और सेकंड सेट में पेयर्स बनाने हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने हैं। तो कितने डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स पॉसिबल हैं? देखो ऑर्डर्ड पेयर्स का क्या मतलब है, मुझे ब्रैकेट्स के अंदर दो एलिमेंट्स लिखने होते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इस राम के साथ मैं शर्मा का पेयर बना सकता हूँ, तो राम शर्मा हो जाएगा। इस राम के साथ मैं कपूर का पेयर बना सकता हूँ,
ऐसे ही हम लोग राम के साथ कुमार का पेयर बना सकते हैं। तो ये ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ। तो राम के ऐसे 3 पेयर्स पॉसिबल हैं। ऐसे ही फिर अगर हम देखें तो श्याम के लिए भी ऐसे 3 पेयर बन जाएंगे। श्याम शर्मा हो जाएगा, श्याम कपूर हो जाएगा और श्याम कुमार हो जाएगा। तो ये हमने ऑर्डर्ड पेयर्स बना लिए। तो पहले राम के लिए बना लिया, फिर श्याम के लिए, ऐसे ही 3 ऑर्डर्ड पेयर्स जो हैं हमारे पास राज के लिए बन जाएंगे। तो वो क्या हो जाएंगे, एक राज शर्मा हो जाएगा, सॉरी राज के लिए बनाना है, तो राज शर्मा हो गया, राज कपूर हो जाएगा हमारे पास और राज कुमार हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने सारे ऑर्डर्ड पेयर्स लिख लिए। अब इससे ज़्यादा ऑर्डर्ड पेयर मैं नहीं बना सकता। मुझे ऑर्डर्ड पेयर में पहली पोजीशन पे पहले सेट से एलिमेंट लेना है और दूसरी पोजीशन पे दूसरी सेट से। तो मैं इससे ज़्यादा ऑर्डर्ड पेयर्स अब नहीं बना सकता। अब अगर मैं इन ऑर्डर्ड पेयर्स का एक सेट बना दूं, सेट बनाने का मतलब ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिए। तो मैंने पहले क्या किया, ऑर्डर्ड पेयर्स बनाए। ऑर्डर्ड पेयर्स में फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से लिया, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से लिया और इन सारे ऑर्डर्ड पेयर्स का एक सेट बना दिया। तो इस चीज़ को हम लोग बोल देते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ठीक है, अगर फर्स्ट सेट ए था और सेकंड सेट बी था तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए क्रॉस बी से। तो ए क्रॉस बी सेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो मैंने सारे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं ये सारे एलिमेंट्स ए क्रॉस बी के अंदर आ जाएंगे। ए क्रॉस बी क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी। तो इसकी फॉर्मल डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। तो फॉर्मल डेफिनेशन है द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑल्सो नोन एज द क्रॉस प्रोडक्ट। तो मैंने ए क्रॉस बी लिखा था, तो वो क्रॉस जो है उसी की वजह से हम लोग इसे क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑल्सो नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं हम लोग। इज अ सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स x, y such that x belongs to A and y belongs to B। तो इसी तरीके से हमारे पास सेट्स हैं। सपोज फर्स्ट सेट A है, सेकंड सेट B है। फर्स्ट सेट में एलिमेंट्स जो हैं x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम और सेकंड सेट में एलिमेंट्स B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो A क्रॉस B हमारे पास क्या हो जाएगा, A क्रॉस B हमारे पास एक सेट होगा। उस सेट में हम लोग ऑर्डर्ड पेयर्स लिख रहे हैं x, y सच दैट x जो है हमारे पास पहले सेट से आ रहा है, ए सेट से आ रहा है, और y जो है हमारे पास दूसरे सेट से आ रहा है, बी सेट से आ रहा है। तो ये हो गया हमारे पास ए क्रॉस बी। अब सपोज मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट बी सेट से ए सेट की तरफ बनाना चाहता हूँ, बी सेट से ए सेट की तरफ, तो वो बी क्रॉस ए हो जाएगा, बी क्रॉस ए हो जाएगा। और आप देखो पहला एलिमेंट अब मुझे बी सेट से लेना होगा, तो बी सेट के एलिमेंट्स को हम y बोल रहे हैं, तो ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट y आएगा और दूसरा एलिमेंट ए सेट का तो वो x आएगा। सच दैट हमने y कहाँ से लिया है, बी सेट से लिया है, और x कहाँ से लिया है, ए सेट से लिया है। तो ये b क्रॉस ए हो जाएगा, a क्रॉस b और b क्रॉस a। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। a क्रॉस b क्या हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A टू सेट B, और B क्रॉस A क्या हो जाएगा, सेट B से सेट A की तरफ। तो एक एग्जाम्पल गिवन है, इफ सेट A इज 2, 4, 6 एंड सेट B इज 1, 2। तो बना लेते हैं सेट A, सेट B। सेट A में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 2, 4 एंड 6 और सेट B में एलिमेंट्स हैं 1 एंड 2। तो मैं A क्रॉस B लिखना चाहता हूँ। ए क्रॉस बी का क्या मतलब है, मुझे सारे ऑर्डर्ड पेयर्स लिखने होंगे सच दैट पहला एलिमेंट ए सेट से आएगा और दूसरा एलिमेंट बी सेट से आएगा। तो पहला एलिमेंट सपोज मैंने 2 लिया तो 2 के साथ 1 लिख सकता हूँ, 2 के साथ 2 लिख सकता हूँ। फिर सपोज 4 लिया पहले सेट से तो 4 के साथ 1, 4 के साथ 2 आ जाएगा। फिर 6
6 के साथ 1 आ जाएगा और 6 के साथ 2 आ जाएगा और ये सेट क्लोज कर दिया। तो ये हो गया हमारे पास A क्रॉस B। सपोज B क्रॉस A निकालना है हमें। B क्रॉस A का क्या मतलब है, ऑर्डर्ड पेयर का अब जो पहला एलिमेंट है वो B सेट से आएगा। तो पहला एलिमेंट सपोज 1 ले लिया मैंने, ठीक है, B सेट से ले लिया 1। 1 का पेयर हमने 2 के साथ बना दिया, फिर 1 का पेयर 4 के साथ, 1 का पेयर 6 के साथ, फिर 2 के पेयर बनाएंगे। B का सेकंड एलिमेंट क्या है हमारे पास 2, तो 2 का पेयर हमने 2 के साथ बनाया, फिर 2 का पेयर 4 के साथ, फिर 2 का पेयर 6 के साथ। तो ये हो गया हमारे पास B क्रॉस A। तो अगर हमें सेट्स गिवन है तो हम A क्रॉस B और B क्रॉस A दोनों निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो A क्रॉस B सेट है और जो B क्रॉस A सेट है वो दोनों इक्वल होना ज़रूरी नहीं है। तो देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में दोनों वैल्यूज़ बहुत अलग अलग हैं, दोनों सेम नहीं आ रही हैं। तो कुछ इम्पॉर्टेंट नोट हैं क्रॉस प्रोडक्ट रिलेटेड जो हमें ध्यान रखने हैं। तो फर्स्ट नोट जो अभी हमने देखा, A क्रॉस B इज़ नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, यानी कम्यूटेटिव नहीं होता। क्रॉस प्रोडक्ट इज़ नॉट कम्यूटेटिव। तो A क्रॉस B और B क्रॉस A इन जनरल सेम नहीं होते। किसी किसी केस में हो भी सकते हैं। कब होंगे, जब A और B सेट सेम हो जाएंगे, तब A क्रॉस B और B क्रॉस A इक्वल हो जाएगा। तो कम्यूटेटिव होंगे ओनली व्हेन सेट्स आर इक्वल। सेकंड है कार्डिनैलिटी ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ A इंटू कार्डिनैलिटी ऑफ B। तो पिछले एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं। तो देखो अब A सेट की जो कार्डिनैलिटी है वो हमारे पास 3 है और जो B सेट है उसकी कार्डिनैलिटी हमारे पास 2 है। तो अब A क्रॉस B में देखो कार्डिनैलिटी ऑफ A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स आए हमारे पास, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, 6 एलिमेंट्स आए। ये 6 एलिमेंट्स आप लोग देख सकते हैं कैसे बनेगा। इस 2 का 1 के साथ पेयर बना, 2 का 2 के साथ, 4 का 1 के साथ, 4 का 2 के साथ, 6 का 1 के साथ और 6 का 2 के साथ। तो पहले सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, दूसरे में 2 एलिमेंट्स हैं, सबका पेयर बनाए तो वो कैसे आ जाता है 3 इंटू 2 से, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट्स आ जाते हैं या फिर कार्डिनैलिटी ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो केवल सेट्स की जो कार्डिनैलिटी है उन्हें मल्टीप्लाई करना है। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। और साथ में कह दिया एंड P ऑफ A क्रॉस B, यानी पावर सेट ऑफ A क्रॉस B। अगर किसी सेट में m एलिमेंट्स होते हैं, सेट में अगर m एलिमेंट्स हैं तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हो जाते हैं हमारे पास 2 रेज़ टू द पावर m। तो A क्रॉस B की कार्डिनैलिटी बोल रहे हैं हम लोग n ऑफ A इंटू n ऑफ B। तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, जो भी वैल्यू है वो 2 की एक्सपोनेंट में चले जाएगा। तो 2 रेज़ टू द पावर A इंटू B। तो अगर मेरे पास A सेट है उसमें m एलिमेंट्स हैं, B सेट है उसमें n एलिमेंट्स हैं, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे हमारे पास mn। तो पावर सेट ऑफ A क्रॉस B में हमारे पास कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे 2 रेज़ टू द पावर mn। ऐसे ही अगर मैं B क्रॉस A देखूं, A सेट में m एलिमेंट्स हैं, B में n एलिमेंट्स हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे nm आ जाएंगे। तो उसके पावर सेट में कितने हो जाएंगे 2 रेज़ टू द पावर nm। एक ही बात। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट, इफ़ A इज़ इक्वल टू 5 एंड B इज़ इक्वल टू 5, यानी A एम्प्टी सेट है, B एम्प्टी सेट है, तो ऑब्वियसली उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक एम्प्टी सेट होगा, ठीक है। तो बड़ा ही ऑब्वियस पॉइंट था। नेक्स्ट, if A and B are two non-empty sets having n elements in common, then A cross B and B cross A have n square elements in common। ठीक है, तो एग्जाम्पल से देख लेते हैं। मैंने पहला सेट A अज्यूम किया, दूसरा सेट B। कुछ एलिमेंट्स कॉमन ले लेते हैं। सपोज दोनों में 2 है, दोनों में 3 है, ठीक है, दोनों में 2 है, दोनों में 3 है। A क्रॉस B निकालते हैं।
ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे आप लोग देख सकते हैं, पहले सेट में 2 हैं, दूसरे में भी 2 एलिमेंट्स हैं, तो टोटल कितने एलिमेंट्स आने वाले हैं ए क्रॉस बी में, 4 एलिमेंट्स आने वाले हैं। तो देखो क्या क्या आ जाएंगे, 2 का 2 के साथ पेयर बनेगा, 2 का 3 के साथ, 3 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ। तो ये ए क्रॉस बी हो गया। बी क्रॉस ए क्या, पहले बी का एलिमेंट आएगा, तो 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने दोनों सेट्स में कितने एलिमेंट्स कॉमन लिए थे, 2 एलिमेंट्स कॉमन, 2 एलिमेंट्स कॉमन आए हैं हमारे पास। अब आप ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में देखो कितने एलिमेंट्स कॉमन हैं, 2,2 दोनों में सेम है, 2,3 सेम है, 3,2 सेम है और 3,3 भी सेम है। तो 4 एलिमेंट सेम आ गए, यानी 2 का स्क्वायर सेम एलिमेंट्स आ गए। तो बस यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि इफ़ ए एंड बी हैव n एलिमेंट्स इन कॉमन, अगर n एलिमेंट्स कॉमन है ए और बी में, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में n स्क्वायर एलिमेंट्स कॉमन होंगे। बड़ा ही ऑब्वियस सी बात है, आप लोग समझ सकते हैं। 5th पॉइंट पे आते हैं, ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ए का पहले बी के साथ क्रॉस ले लीजिए, यूनियन ए का बी सी के साथ क्रॉस लेना है। तो ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं अगर क्वेश्चन आता है तो। 6th क्वेश्चन, 6th प्रॉपर्टी, 6th नोट, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन आ जाएगा बीच में, ए का बी के साथ क्रॉस लिया, इंटरसेक्शन ए का सी के साथ क्रॉस ले लिया। नेक्स्ट, ए क्रॉस बी माइनस सी, तो ए का बी के साथ क्रॉस लिया, बीच में माइनस आ जाएगा, फिर ए का सी के साथ क्रॉस ले लिया। सिंपली हम लोग बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लगा रहे हैं जो हमने सेट्स में पढ़ी थी, बस यहाँ पे क्रॉस इन्वॉल्व हो गया है। तो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए, यहाँ पे जो है क्रॉस प्रोडक्ट इन्वॉल्व हो गया है, ज़्यादा कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये प्रॉपर्टीज़ हमें सारी ध्यान होनी चाहिए, ध्यान ना भी हो तो हम लोग इन्हें डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट पे बेस्ड। तो लेट ए एंड बी बी 2 सेट सच दैट ए क्रॉस बी कंसिस्ट्स ऑफ 6 एलिमेंट। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स हैं। इफ़ 3 एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी आर, तो ए क्रॉस बी के हमें 3 एलिमेंट जो हैं गिवन हैं। फाइंड ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। तो हमें ए क्रॉस बी में सबसे पहले 6 एलिमेंट्स गिवन हैं, उसका ध्यान रखना है। उन 6 में से 3 एलिमेंट्स हमें पहले से गिवन है, कौन कौन से हैं। तो मैं ए सेट और बी सेट निकालना चाहता हूँ। ए क्रॉस बी में टोटल 6 एलिमेंट्स हैं, 6 में से 3 मुझे पता है, ठीक है। 6 में से ये 3 एलिमेंट्स हमें पता है कि ए क्रॉस बी में है। तो आप लोग देखो ए क्रॉस बी की बात हो रही है, यानी ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट है वो ए से आएगा और दूसरा एलिमेंट बी से आएगा। यानी ए क्रॉस बी में 1, 2 और 3 तो डेफिनेटली है, बोल सकते हैं 1, 2 और 3 डेफिनेटली है। बी सेट में देखते हैं, बी सेट जो है सेकेंड एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, तो 4 और 6 ज़रूर हैं, ठीक है। 4 और 6 ज़रूर हैं। 6 2 बार नहीं लिखेंगे हम लोग, क्योंकि सेट्स में हम लोग एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं, बेसिक सेट्स की प्रॉपर्टी है। अच्छा, ए में 3 एलिमेंट्स है, बी में जो है 2 एलिमेंट्स हैं। तो अगर हम देखें तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, 3 × 2, तो 6 एलिमेंट्स आ जाएंगे। यही क्वेश्चन में गिवन है, मतलब ए और बी में इनके अलावा और कोई एलिमेंट्स अब नहीं है, ठीक है। ए और बी में इनके अलावा कोई एलिमेंट्स नहीं है। तो ए क्रॉस बी के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे हमारे पास। देखो 1 का 4 के साथ पेयर बन गया है, लेकिन 1 का 6 के साथ नहीं बना है। 2 का 6 के साथ बन गया है, लेकिन 2 का 4 के साथ नहीं बना है। 3 का 6 के साथ बन गया है, लेकिन 3 का 4 के साथ नहीं बना है। तो ए क्रॉस बी में ये 3 एलिमेंट्स और एक्स्ट्रा आ जाएंगे, एक ये 1,6, एक 2,4 और एक 3,4। तो ये हो गया हमारे पास ए क्रॉस बी।
ऐसे ही बी क्रॉस ए निकाल लेते हैं। बी क्रॉस ए में क्या होगा, पहला एलिमेंट हमारे पास कहाँ से आने वाला है, बी से, और दूसरा एलिमेंट ए से। तो बी का पहला एलिमेंट क्या, 4 ले लिया, 4 का पेयर सबके साथ बना दो, 4 का 1 के साथ, 4 का 2 के साथ और 4 का 3 के साथ बना दिया। फिर 6 को देखते हैं, 6 का 1 के साथ बना दिया, 6 का 2 के साथ बना दिया और 6 का 3 के साथ बना दिया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास बी क्रॉस ए। तो आप लोग देख सकते हैं ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों सेम नहीं आया है। इन जनरल ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर नॉट कम्यूटेटिव। अच्छा, क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछी हुई है, ऑल्सो फाइंड ए क्रॉस ए। अब ये ए क्रॉस ए क्या चीज़ है, ए क्रॉस ए का मतलब हुआ कि ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट ए से आएगा, दूसरा एलिमेंट भी ए से ही आएगा। अच्छा, टोटल एलिमेंट्स कितने आने वाले हैं ए क्रॉस ए में, देखो पहला सेट ए है, उसमें 3 एलिमेंट है, दूसरा सेट भी ए है, 3 एलिमेंट्स हैं, टोटल एलिमेंट्स कितने आने चाहिए, 9 आने चाहिए। अब वो कौन कौन से होंगे, देखो पहला एलिमेंट ए से आएगा, 1 आएगा। अब 1 का पेयर दूसरा एलिमेंट 1 से मैंने, दूसरा एलिमेंट भी ए से मैंने 1 ले लिया, 1 का 2 के साथ भी पेयर बना दिया, 1 का 3 के साथ, 1 का सबके साथ पेयर हो गया 1 2 और 3। फिर 2 कंसीडर किया, 2 का 1 के साथ पेयर, 2 का 2 के साथ पेयर और 2 का 3 के साथ भी पेयर बना दिया। फिर 3 को कंसीडर किया, 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ। तो ये हो गया हमारे पास ए क्रॉस ए। तो क्लियर हो गया होगा, क्लियर है। हम लोग बी क्रॉस बी भी एक बार निकाल लेते हैं। तो आप लोग देखो बी क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, बी सेट में 2 हैं, दूसरे से भी 2, तो कितने एलिमेंट्स आएंगे, 4। देखो पहला एलिमेंट 4 है, 4 का 4 के साथ पेयर, 4 का उसके दूसरा एलिमेंट 6 के साथ पेयर। अब कोई एलिमेंट बचा ही नहीं तो 4 के पेयर ख़त्म, 6 का 4 के साथ पेयर और 6 का 6 के साथ पेयर। तो ये आ जाता है बी क्रॉस बी। ठीक है, अब क्लियर चीज़ें क्लियर होने लगी होंगी कैसे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट देख रहे हैं। हर का हर के साथ कॉम्बिनेशन लेना है, बस इतना ध्यान रखना है क्या पूछा हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। तो देखो क्या क्या गिवन है हमें, कार्डिनैलिटी ऑफ ए हमें गिवन है 7, कार्डिनैलिटी ऑफ बी हमें गिवन है 8 और ए इंटरसेक्शन बी हमें गिवन है 4। 3 चीज़ें गिवन है। देन मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। अच्छा, तो पहला पार्ट पूछा है ए यूनियन बी, एन ऑफ ए यूनियन बी। तो अभी सेट्स ख़त्म किया है, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ए यूनियन बी क्या होता है, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए में कितने एलिमेंट्स दिए हैं 7, बी में दिए हैं 8 और इंटरसेक्शन में दिए हैं 4। तो 8 प्लस 7 इज़ 15, 15 माइनस 4 इज़ 11। तो फर्स्ट का आंसर 11 आ गया, यानी ई ऑप्शन आ गया। सेकंड पे आते हैं ए क्रॉस बी। अच्छा, ए में दिए हैं 7 एलिमेंट्स, बी में दिए हैं 8 एलिमेंट्स। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, 7 इंटू 8 एलिमेंट आ जाएंगे। तो कितना हो गया हमारे पास ए क्रॉस बी में 56 एलिमेंट्स। तो इसका आंसर ए आ जाता है। नेक्स्ट, कार्डिनैलिटी ऑफ बी क्रॉस ए। अच्छा, तो पहले मैं बी क्रॉस ए के एलिमेंट्स निकाल लेता हूँ। कितने होंगे, बी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं 8 और ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं 7। कितने एलिमेंट्स हो गए टोटल 56। अच्छा, पूछा क्या है बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए में कितने हैं 56 और ए में कितने हैं 7। तो कितना आंसर आ जाएगा 56 इंटू 7। एक ही ऑप्शन इतना बड़ा दिख रहा है तो ये ऑब्वियसली 392 ही आना चाहिए। तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी। थर्ड का आंसर कितना आ गया, सी। नेक्स्ट, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। तो अभी हमने नोट पढ़ा है, अगर दो सेट्स हैं हमारे पास ए और बी, उनमें अगर n एलिमेंट्स कॉमन है तो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में n स्क्वायर एलिमेंट्स कॉमन होंगे। ठीक है, ये जो फोर्थ पॉइंट है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ए क्रॉस बी
और बी क्रॉस ए में हमें कॉमन एलिमेंट्स ढूंढने होंगे। सबसे पहले कितने एलिमेंट्स कॉमन आ जाते हैं हमारे पास, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। तो आप लोग देख सकते हैं ए और बी में कितने एलिमेंट्स कॉमन थे, 4 एलिमेंट्स हमारे पास कॉमन थे। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स कॉमन आ जाएंगे, 4 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर इज 16। तो इसका आंसर आ जाता है बी ऑप्शन। बाकी 5th का हम लोग देख ही सकते हैं, फिर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, फिर भी हम लोग एक बार को सॉल्व कर लेते हैं किस तरीके से ऑप्शन बनेगा। तो यहाँ पे यूनियन दिया हुआ है। सपोज़ मैं मान लेता हूँ ए क्रॉस बी सेट को, ए क्रॉस बी को मैंने पी मान लिया और बी क्रॉस ए को मैंने क्यू मान लिया। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, कार्डिनैलिटी ऑफ पी यूनियन क्यू। तो ये क्या हो जाएगा, कार्डिनैलिटी ऑफ पी प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ क्यू माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू। तो P यानी A क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में देखो सेकंड क्वेश्चन जो है A क्रॉस बी का आंसर कितना आया था, A 56 एलिमेंट्स आए थे। Q में B क्रॉस A में उसमें भी कितने आएंगे, 56 आएंगे। और इन दोनों के इंटरसेक्शन में, इनके इंटरसेक्शन कौन सा क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन, उसमें कितना आया था हमारे पास, 16 आया था। तो ये सम हमारे पास आ जाता है 96, दैट इज डी ऑप्शन। तो 5th का क्या आ जाएगा, डी। तो होपफुली इस क्वेश्चन से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, बेसिक सेट्स भी यूज़ हो गया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का हर तरीके के कार्डिनैलिटी पूछी जा सकती है, जो भी पूछा जा सकता है सब हमने इस क्वेश्चन में कर लिया है। अब हम लोग आ जाते हैं रिलेशन पे। तो हम लोग रिलेशन ही पढ़ना चाह रहे थे, इसके लिए कुछ बेसिक टर्म्स हमें आने चाहिए थे। पहला टर्म था ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर से हमने क्या सीखा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट से हम लोग सीख रहे हैं रिलेशन। तो पहले एक बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर उसकी डेफिनेशन पे जाएंगे रिलेशन की। रिलेशन का फिजिकल मीनिंग तो आप लोग समझ ही सकते हैं, जो हमारी जनरल लाइफ में रिलेशन है, एक टीचर स्टूडेंट का रिलेशन, एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, फ्रेंड्स का रिलेशन, वैसे ही रिलेशन मैथ्स में वर्क करता है। तो देखते हैं, कंसिडर अ सेट X एंड अ सेट Y as a set of all males and female members of the royal family of Kingdom Ayodhya। तो किंगडम अयोध्या के मेल और फीमेल का सेट बनाया। सेट X आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे दशरथ और राम और उसके ब्रदर्स का सेट बनाया है, कैपिटल X सारे मेल्स का सेट है, कैपिटल Y सारी फीमेल्स का सेट है। ठीक है, तो इसमें ये मेल आ गए, 5 मेल आ गए, और यहाँ पे फीमेल वाले सेट में हमारे पास 7 फीमेल्स आ गई हैं। सेट X है और सेट Y है। देखो क्या किया, अ रिलेशन R इज डिफाइंड एज वॉज हस्बैंड ऑफ फ्रॉम सेट X टू सेट Y। तो सेट X से Y की तरफ ये जो रिलेशन लिखा है RH, ये क्या है, वॉज हस्बैंड ऑफ। ठीक है, तो हस्बैंड को उनकी वाइफ्स के साथ मैच कर दिया गया है, मैप कर दिया गया है। इसको हम लोग मैपिंग डायग्राम भी बोलते हैं। ठीक है, मैपिंग डायग्राम, हस्बैंड को वाइफ के साथ मैप किया है, या एरो डायग्राम भी आप लोग बोल सकते हैं क्योंकि एरोस लगे हुए हैं। तो देखो दशरथ को उसकी वाइफ्स के साथ मैप किया गया है। तो दशरथ की 3 वाइफ्स थी, तो उसे 3 फीमेल्स के साथ मैप किया गया है, कौशल्या, सुमित्रा एंड कैकेयी। राम को सीता के साथ मैप किया है, भरत को मंडवी के साथ मैप किया है, लक्ष्मण को उर्मिला के साथ, और शत्रुघ्न को श्रुतकृति के साथ। तो हस्बैंड्स को उनकी वाइफ के साथ मैप कर दिया गया है। अच्छा, तो आप लोग देख सकते हैं राम का पेयर सीता के साथ बना है क्योंकि राम इज़ हस्बैंड ऑफ सीता। भरत का मंडवी के साथ बना है, लक्ष्मण का उर्मिला के साथ, और ऐसे ही सारे पेयर्स बन गए हैं। तो देखो ये सारे पेयर्स ऑर्डर्ड पेयर हैं, सेट X से सेट Y की तरफ। तो X से मैंने पहला एलिमेंट लिया, मेल लिया, और Y से मैंने दूसरा एलिमेंट लिया, तो ये ऑर्डर्ड पेयर हैं। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन हमने इसलिए पढ़ी थी। अब क्या किया, इन ऑर्डर्ड पेयर्स का हमने सेट बना दिया।
इन ऑर्डर्ड पेयर्स का हमने सेट बना दिया। सेट कैसे बनाया कि हमने हस्बैंड को वाइफ के साथ मैप किया है, तो ये हो गए हमारी रिलेशन। अच्छा, सेम इसी तरीके से हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट भी पढ़ा था। बस कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या था, हमने एक्स सेट के हर एलिमेंट का पेयर बनाया था वाई सेट के एलिमेंट्स के साथ। तो अगर सपोज यहाँ पे मैं एक्स क्रॉस वाई अगर निकालता तो कितने एलिमेंट्स आ जाते हैं मेरे पास। एक्स सेट में देखो कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास, 5 एलिमेंट्स हैं, और वाई सेट में 1 2 3 6 एंड 7 एलिमेंट्स हैं। तो एक्स क्रॉस वाई में कितने, एक्स क्रॉस वाई सेट की कार्डिनैलिटी कितनी होनी चाहिए थी, 35 होनी चाहिए थी। बट मैंने जो रिलेशन डिफाइन किया वॉज हस्बैंड ऑफ, इसमें कितने एलिमेंट्स आए, एक पेयर ये है, 2 3 4 5 6 और 7 ही पेयर आए। ठीक है, तो इस आर एच रिलेशन की कार्डिनैलिटी हमारे पास 7 है और एक्स क्रॉस वाई की कार्डिनैलिटी 35 है। तो इससे आप लोगों को कुछ आइडिया हो रहा होगा। तो इससे मैं आ जाता हूँ फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ रिलेशन पे। तो अ रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी, ठीक है, तो बार बार इतना लिखने से अच्छा रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी हम ऐसे लिखेंगे, रिलेशन के लिए कैपिटल आर सच दैट ए टू बी, ए से बी की तरफ रिलेशन है, इज अ करस्पॉन्डेंस बिटवीन सेट ए टू सेट बी by which some or more elements of A are associated with some or more elements of B। यानी पहले सेट के एलिमेंट्स को मैं दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ रिलेट कर रहा हूँ, उनमें रिलेशन बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गई डेफिनेशन। इसी को मैथमेटिकली कैसे बोल सकता हूँ मैं, अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू अनदर सेट बी इज अ सबसेट ऑफ, सबसेट वर्ड यूज हुआ है, इसका मतलब रिलेशन इज अ सेट, रिलेशन भी एक सेट है, इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अच्छा, तो आप लोग देखो पिछले डायग्राम से अगर मैं एक्स क्रॉस वाई यहाँ पे लिखता तो 35 एलिमेंट्स आने वाले थे। अच्छा, जो 7 एलिमेंट्स इस रिलेशन के अंदर लिखे हैं वो सारे के सारे एक्स क्रॉस वाई के अंदर आने वाले थे। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, तो रिलेशन एक सेट है, तो सेट को सेट बिल्डर फॉर्म की तरह हम लोगों ने रिलेशन डिफाइन कर दिया है। इफ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, आर सच दैट, तो करली ब्रेसेस लगते हैं हमारे सेट बिल्डर फॉर्म में, ए कॉमा बी, तो इस रिलेशन में एलिमेंट्स को हम ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखेंगे, सच दैट ए कॉमा बी क्या है हमारे पास, ए क्रॉस बी का एक एलिमेंट, एंड ए इज रिलेटेड टू बी। ये लिखने का तरीका हो गया, शॉर्ट फॉर्म हो गई हमारा, ए इज रिलेटेड टू बी लिखने से अच्छा हम ए कैपिटल आर बी लिखेंगे। ठीक है, और अगर ए इज नॉट रिलेटेड टू बी तो हम ऐसे ए कैपिटल आर ऐसे क्रॉस मारेंगे, ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं, इन्हें हम लोग यूज़ करते हैं क्वेश्चंस में। तो समझ में आ गया होगा आपको, ऑर्डर्ड पेयर से हमने सीखा कि कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला जाता है और कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट क्या होता है, रिलेशन। तो रिलेशन इज जस्ट अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। अच्छा, तो एक चीज़ देखें, अगर कार्डिनैलिटी ऑफ ए हमें पता है, कार्डिनैलिटी ऑफ बी हमें पता है, तो कार्डिनैलिटी ऑफ ए क्रॉस बी क्या होती है हमारे पास, एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी। अगर कार्डिनैलिटी ऑफ ए एम है, कार्डिनैलिटी ऑफ बी एन है, तो कार्डिनैलिटी ऑफ ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, एम एन। अच्छा, तो अगर रैंडमली मैंने एक सेट अज्यूम किया कैपिटल ए जिसमें एम एलिमेंट्स हैं, तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाते हैं हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाते हैं 2 raised to the power m,
जितने भी एलिमेंट्स हों उसे 2 के एक्सपोनेंट में लेना है। अच्छा, तो A में मैंने m एलिमेंट्स माने, B में n एलिमेंट्स, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स हो गए? mn एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B कितना हो जाएगा? 2 रेज टू द पावर उसकी कार्डिनैलिटी 2 रेज टू द पावर mn। तो 2 रेज टू द पावर mn ही हमारे पास क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ रिलेशंस। तो अगर पहले सेट में m एलिमेंट्स हैं, दूसरे सेट में n एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाएंगे? 2 रेज टू द पावर mn। तो ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है। तो कुछ बेसिक हाइलाइट्स हैं हमारे पास रिलेशन रिलेटेड। लेट A and B be 2 non-empty sets and R are a relation such that defined from A to B। तो सेट A से सेट B की तरफ रिलेशन डिफाइन किया। बी अ रिलेशन सच दैट R, ठीक, करली ब्रेसेस लगाए हैं, सेट बिल्डर फॉर्म लिखना चाहते हैं A क्रॉस B, तो ऑर्डर्ड पेयर लिया सच दैट A क्रॉस ने A कॉमा B सच दैट A कॉमा B बिलोंग्स टू रिलेशन। और A कहाँ से आया है? पहले सेट से, और B कहाँ से आया है? दूसरे सेट से। तो ये मैथमेटिकल वे है लिखने का। तो इधर देख लेते हैं, एक सेट A, एक सेट B। A सेट में के एलिमेंट्स को हम स्मॉल a बोल रहे हैं, B सेट के एलिमेंट्स को स्मॉल b बोल रहे हैं, और A से B की तरफ रिलेशन कैपिटल R डिफाइन किया है। तो इस कैपिटल R को हम कैसे लिख पाएंगे? R कर्ली ब्रेसेस लगाए, ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा? A कॉमा B सच दैट A कॉमा B जो है रिलेशन के अंदर है, और A कहाँ से आया है? पहले सेट से, और B कहाँ से आया है? दूसरे सेट से। तो बस ये लिखने का तरीका हो गया। अच्छा, ये तो रिलेशन हो गया। अब क्या पॉइंट्स हैं, क्या हाइलाइट्स हैं? B इज़ कॉल्ड इमेज ऑफ A। तो देखो रिलेशन है तो A से B को हम ऐसे मैप करेंगे। तो मैप करने में जिस तरफ एरो होता है उसे हम इमेज बोलते हैं। तो ये जो B है इसे हम लोग इमेज बोल रहे हैं A की, और A को हम लोग बोलेंगे प्री इमेज ऑफ B। फर्स्ट पॉइंट, B इज कॉल्ड इमेज ऑफ A। सेकेंड पॉइंट, A इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ B। ठीक है। थर्ड पॉइंट, डोमेन ऑफ R, डोमेन ऑफ रिलेशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डोमेन ऑफ रिलेशन। तो कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ A which has a image in B। ठीक, कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ A which has a image in B, और सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एंट्रीज इन A क्रॉस B। तो हम लोग देखते हैं, पहले ये रेंज की डेफिनेशन भी पढ़ लें। रेंज ऑफ R, तो कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ B which has a प्री इमेज इन A, और सेट ऑफ ऑल सेकेंड एंट्रीज इन A क्रॉस B। अच्छा, तो देख लेते हैं, हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये सपोज रैंडमली एक रिलेशन में ड्रॉ करने वाला हूँ। रिलेशन का नाम मैंने रखा कैपिटल R, और फर्स्ट सेट में रैंडमली कोई भी मैं एलिमेंट्स ले लेता हूँ। कोई भी एलिमेंट्स ले लिए मैंने रैंडमली 1, 3 और 5, ये एलिमेंट्स मैंने सेलेक्ट कर लिए। ऐसे ही कुछ एलिमेंट्स मैं ले लेता हूँ सेट B में, सेकंड सेट में। सपोज़ मैंने ले लिए A और B, ये एलिमेंट्स मैंने सेलेक्ट कर लिए। अब रिलेशन R मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है A से B की तरफ। A से B की तरफ रिलेशन डिफाइंड है। तो एरो डायग्राम के थ्रू मैं एलिमेंट्स को रिलेट करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैंने सपोज़ ऐसे वन को A से रिलेट कर दिया, 3 को B से, 5 को A से, और 5 को B से भी कर दिया। सपोज़ ये मैंने ऐसे एरो डायग्राम बना दिया। A सेट में एक एलिमेंट और ले लेते हैं रैंडमली, मान लिया एक एलिमेंट 7 और लिया, जिसको मैंने किसी के साथ मैप ही नहीं किया। अच्छा, तो अब ये बोलते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट A विच हैज़ अ इमेज इन B।
तो डोमेन ऑफ दिस रिलेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, डोमेन में कौन कौन से एलिमेंट्स आने वाले हैं जिनकी इमेज है सेकंड सेट में। देखो 1 की इमेज ए है, 3 की इमेज बी है, 5 की इमेज ए है और 5 की इमेज बी भी है, 5 की 2 इमेज है। 7 की कोई इमेज नहीं है, 7 की कोई इमेज नहीं है, इसका मतलब 7 जो है डोमेन में नहीं आएगा। तो डोमेन में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 1, 3 एंड 5। जिन एलिमेंट्स के दूसरी सेट में इमेज लाया करती है वो डोमेन हो जाएगा। नेक्स्ट, रेंज ऑफ रिलेशन, रेंज ऑफ आर। तो रेंज क्या बोला है, कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी विच हैज़ अ प्री इमेज इन ए। जिनकी प्री इमेज है, तो देखो ए की प्री इमेज 1 है, बी की 2 प्री इमेज है 3 और 5। ठीक है, बी की 2 प्री इमेज है, तो ए और बी दोनों की दोनों रेंज में आ जाएंगे क्योंकि दोनों की प्री इमेज है। सपोज यहाँ पे एक एलिमेंट सी था जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है, तो रेंज में सी नहीं आएगा। ठीक है, तो जिन एलिमेंट्स की इमेज है दूसरे सेट में वो डोमेन में आते हैं। पहले सेट के एलिमेंट्स से ही डोमेन मिलेगा हमें, और रेंज जो है दूसरे सेट से मिलेगा। दूसरे सेट में जिन एलिमेंट्स की प्री इमेज होती है उन्हें हम रेंज बोलते हैं। तो कुछ क्वेश्चन और करेंगे जिससे क्लैरिटी आ जाएगी क्या डोमेन है और क्या रेंज है। तो क्वेश्चन हम लोगों को गिवन है, कुछ इस तरीके से गिवन है। एक सेट ए हमें दिया हुआ है और एक सेट बी हमें दिया हुआ है। सेट ए में एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 एंड 5। ड्रॉ कर लेते हैं। सेट ए में एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5, और सेट बी में एलिमेंट्स दिए हैं 2, 4 एंड 5। अ रिलेशन डिफाइंड एज ए रिलेटेड टू बी। ठीक है, फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स को ए बोल रहे हैं और सेकंड सेट के एलिमेंट्स को बी बोल रहे हैं। सच दैट ए एंड बी आर रिलेटिवली प्राइम, रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम। रिलेटिवली प्राइम का मतलब ही को प्राइम होता है, और इसका मीनिंग क्या है, दो नंबर्स का HCF जो है 1 होना चाहिए। अगर किन्हीं दो नंबर का HCF 1 है तो वो को प्राइम होंगे। एग्जाम्पल के लिए आप देख लो 3 एंड 7। 3 एंड 7 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 होगा, तो ये रिलेटिवली प्राइम नंबर्स हैं। तो A is related to B, A is related to B if A is co-prime, A is co-prime with B। ठीक है, तभी रिलेटेड होगा, तभी मैं एरो लगाऊंगा। तो 1 किस किस के साथ को प्राइम, देखो 1 का तो हर किसी के साथ HCF जो है 1 ही होगा, तो 1 जो है 2, 4 और 5 के साथ रिलेट मुझे करना होगा। ठीक है, 1 का HCF हर किसी के साथ 1 ही होगा। 2 का देखते हैं, 2 का HCF 2 के साथ 2, 2 अगर एलिमेंट है तो 2, 2 का HCF तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 2 हो जाएगा, तो 2, 2 नहीं आएगा। 2 का 4 के साथ भी नहीं आएगा, HCF कितना हो जाएगा इनका 2। 2 का 5 के साथ पेयर ज़रूर बनेगा। ठीक है, 2 और 5 का HCF जो है हमारे पास 1 होता है। 3 का देखो 2 के साथ पेयर बन जाएगा, प्राइम नंबर से HCF 1 ही होगा। 3 का 4 के साथ भी बनेगा हमारे पास, और 3 का 5 के साथ भी बन जाएगा। 4 2 का नहीं बनेगा। ठीक है, 4 और 2 का नहीं बनेगा। 4 का 4 के साथ भी नहीं बनेगा, बट 4 का 5 के साथ बन जाएगा। 4 का 5 के साथ बन जाएगा, और 5 का पेयर 5 का 2 के साथ बनेगा, 5 का 4 के साथ बनेगा, और 5 और 5 का नहीं बनेगा क्योंकि 5 और 5 का HCF क्या होगा, 5 होगा। तो यहाँ पे डायग्राम से थोड़ी क्लैरिटी नहीं हो रही है, काफ़ी ज़्यादा रेज आ गई हैं। हम लोग एक बार एलिमेंट्स लिख लेते हैं। देखो 1 का पेयर 2 के साथ बनेगा, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, क्योंकि 1 का इन सब के साथ HCF क्या होगा, 1 होगा। 2 का 2 के साथ नहीं बनेगा, 2 का 4 के साथ भी नहीं बनेगा, 2 का 5 के साथ बन जाएगा। 2 और 5 का HCF इज़ 1। 3 का देखते हैं, 3 का 2 के साथ पेयर बन जाएगा, 3 एंड 4 का भी बन जाएगा,
3 एंड 5 का भी बन जाएगा। इन सब का HCF क्या है 1। 4 का देखते हैं, 4 2 का नहीं बनेगा, 4 4 का नहीं बनेगा, 4 एंड 5 का पेयर बन जाएगा, 5 2 का बन जाएगा, 5 4 का भी बन जाएगा, बट 5 5 का नहीं बनेगा। तो हमारे पास इस रिलेशन R में ये एलिमेंट्स आएंगे और एरो डायग्राम से भी हमने ड्रॉ कर लिया है। अब निकालना था हमें इस रिलेशन की डोमेन। तो डोमेन कैसे निकालते हैं, पहले मैं डायग्राम से देखूं तो फर्स्ट सेट के एलिमेंट से हमें डोमेन मिलने वाला है। फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट्स जिनकी सेकंड सेट में कोई ना कोई इमेज हो। तो 1 2 3 4 5 हर किसी की इमेज है, तो डोमेन में 1 2 3 4 5 आ जाएगा। रेंज ऑफ अ रिलेशन जो है हमारे पास सेकंड सेट से आता है। सेकंड सेट के वो एलिमेंट्स जिनकी फर्स्ट सेट में कोई ना कोई प्री इमेज हो। ठीक है, तो 2 की प्री इमेज कितनी है, 2 की प्री इमेज में 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है, तो 2 आएगा। 4 की भी प्री इमेजेस हैं, 1 है, 5 है, 3 भी है। 5 की प्री इमेजेस 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो 2 4 5 हर किसी एलिमेंट की, तीनों एलिमेंट्स की प्री इमेजेस हैं, तो रेंज में क्या आ जाएंगे, ये 3 एलिमेंट्स। तो ये हो गई डोमेन और रेंज। एक चीज़ और आप लोगों ने देखी होगी, मैंने स्किप कर दिया था कि यहाँ पे ऐसे भी लिखा है सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एंट्रीज इन A क्रॉस B। ठीक है, रिलेशन जब आप लिख रहे हैं उस समय जो फर्स्ट एंट्रीज हैं क्रॉस प्रोडक्ट की उसे हम डोमेन बोलते हैं, और सेट ऑफ ऑल सेकंड एंट्रीज उसे हम लोग रेंज बोलते हैं। अच्छा, तो ये रिलेशन है। फर्स्ट एंट्रीज देखते हैं। फर्स्ट एंट्री 1 है, 1 है, 1 है, रिपीट नहीं करेंगे, 1 है, एक ही बार हमने 1 लिख दिया। फिर फर्स्ट एंट्री आप देखो 2 है, 3 है, 2 एक ही बार है तो 2 लिख दिया। 3 देखो 3, फिर 3, फिर 3, 3 जो है हमारे पास 3 बार है तो हमने 3 लिख लिया क्योंकि 3 आ रहा है। 4 को देखो, 4 एक ही बार आया, एक बार भी आएगा तो हमें लिखना होगा। फिर 5 आप लोग देखो, 5 यहाँ 2 बार फर्स्ट एंट्रीज में आया है तो 5 भी आएगा। सारी फर्स्ट एंट्रीज ख़त्म हो गई, सारे डोमेन के एलिमेंट्स मिल गए। रेंज देखें, रेंज जो है सेकंड एंट्री होता है। सेकंड एंट्री में देखो 2 आया और कहीं 2 है, एक 2 यहाँ भी है तो हमने 2 लिख लिया रेंज का एक एलिमेंट। फिर देखो 4 आ रहा है, 4 जो है इधर भी आया 3,4 के साथ, और 4 इधर भी है हमारे पास 5,4 में, तो हमने रेंज में एक एलिमेंट लिखा 4। फिर देखो 1 के साथ 5 भी आया, और 5 जो है 2 के साथ भी आया है, 5 3 के साथ भी आया है, 5 जो है 4 के साथ भी आया है, तो रेंज में हमने 5 भी लिख दिया। तो ऐसे हमें डोमेन मिल गई, रेंज मिल गई। डोमेन फर्स्ट एंट्रीज, रिलेशन में जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे हैं फर्स्ट एंट्रीज का सेट बना दो तो डोमेन, सेकेंड एंट्रीज का सेट बना दो तो क्या मिल जाता है, रेंज मिल जाती है। तो काफ़ी इजी है डोमेन और रेंज निकालना, समझ आ जाना चाहिए आपको। एक दो क्वेश्चन और करते हैं और क्लैरिटी बन जाएगी। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, एक सेट ए दिया हुआ है, ड्रॉ करते चलते हैं हम लोग। सेट ए का एलिमेंट दिया हुआ है, जयपुर दिया है, पटना दिया है, कानपुर दिया है, और ऐसे लखनऊ दिया है। तो ये हो गया फर्स्ट सेट। सेकंड सेट में हमारे पास एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ऐसे राजस्थान दिया है, उत्तर प्रदेश दिया है, और बिहार दिया है। तो ये हो गया फर्स्ट सेट, ये हो गया सेकंड सेट। फर्स्ट सेट ए दिया है, सेकंड सेट बी दिया है। अब क्वेश्चन है, ए इज़ रिलेटेड टू बी इफ ए इज़ कैपिटल ऑफ बी। अगर ए बी का कैपिटल है, फर्स्ट सेट का एलिमेंट सेकंड सेट का अगर कैपिटल है तो रिलेशन आर हम लोग डिफाइन करेंगे। तो यहाँ से यहाँ मैंने रिलेशन आर डिफाइन किया, कैपिटल आर। तो कैपिटल से मैप करना है, तो जयपुर इज़ कैपिटल ऑफ राजस्थान, तो इनको मैप कर दिया।
तो जयपुर क्या हो गई, राजस्थान की प्री इमेज, और राजस्थान क्या है, जयपुर की इमेज। जो सेकंड सेट में होता है वो हमारे पास होता है इमेज, और जो फर्स्ट सेट का एलिमेंट है वो प्री इमेज। तो राजस्थान इज इमेज ऑफ जयपुर एंड जयपुर इज प्री इमेज ऑफ राजस्थान। और बाकी भी हम लोग जल्दी जल्दी मैप कर लेते हैं। तो पटना बिहार से मैप हो जाएगा, और लखनऊ जो है हमारे पास यूपी से मैप हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिलेशन बन जाएगा। कानपुर इनमें से किसी का कैपिटल नहीं है, तो रिलेशन आर लिख लेते हैं पहले। तो रिलेशन आर में देखो जयपुर जो है, पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं, बस JI लिख दिया मैंने। जयपुर जो है राजस्थान से मैप्ड है, तो एक ऑर्डर्ड पेयर इनका आएगा। पटना जो है बिहार से मैप्ड है, तो एक ऑर्डर्ड पेयर इनका आएगा। और ऐसे ही लखनऊ जो है यूपी से मैप्ड है, तो एक ऑर्डर्ड पेयर इनका आएगा, और कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं आएगा। तो ये रिलेशन हो गया। अगर इसकी डोमेन पूछी होती हमसे, तो फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स से हमें डोमेन मिलती है। तो फर्स्ट सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, देखो जयपुर है, पटना है और लखनऊ है। ठीक है, कानपुर क्यों नहीं आया इस सेट में डोमेन में, कानपुर इसलिए डोमेन में नहीं आया क्योंकि वो किसी से मैप्ड ही नहीं है, उसकी कोई इमेज ही नहीं है, तो डोमेन में कानपुर नहीं आएगा। रेंज में देखें, रेंज में देखो राजस्थान की प्री इमेज है तो राजस्थान आएगा, यूपी की प्री इमेज लखनऊ है तो यूपी आएगा, बिहार की प्री इमेज पटना है तो बिहार भी आएगा। तो ये हो गए डोमेन और रेंज। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। सेट ए दिया है और सेट बी दिया हुआ है। सेट ए में एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 और सेट बी में एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8। सेट ए सेट बी, ए से बी की तरफ रिलेशन किस तरीके से डिफाइंड है, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी। अगर ए ग्रेटर देन बी है तो ही रिलेशन में एलिमेंट आएगा। अच्छा, तो 1 देखते हैं। 1 तो किसी से भी बड़ा नहीं होने वाला, न 2 से, न 4 से, न 6 से, न 8 से, तो 1 का कोई पार्ट नहीं आने वाला। 3 को देखते हैं। 3 जो है 2 से बड़ा है, तो 3, 2 आ जाएगा। फर्स्ट सेट का एलिमेंट बड़ा होना चाहिए सेकंड सेट से, तो 3, 2 आ जाएगा। 3, 4 नहीं आएगा, 3, 6 भी नहीं, 3, 8 भी नहीं। 5 के साथ क्या आएगा, 5, 2 एंड 5, 4। 5, 6 और 5, 8 नहीं आ सकते क्योंकि 5, 6 और 8 से छोटा है। 7 के साथ क्या आ जाएगा, 7, 2 आ जाएगा हमारे पास, 7, 4 आ जाएगा, ऐसे ही 7, 6 भी आ जाएगा। तो ये एलिमेंट 7 के साथ आ जाएंगे। तो बस यही रिलेशन ख़त्म हो जाएगा और कोई एलिमेंट रिलेशन में नहीं आ पाएगा। तो ये हमारे पास रिलेशन कैपिटल R हो गया। डोमेन देखते हैं इसकी, तो फर्स्ट सेट के जो भी एलिमेंट्स हैं वो डोमेन हो जाएंगे। तो देखो 3 आया है, 3 आ जाएगा, 5 आया है और 7 आया है, 3 ही एलिमेंट्स आएंगे। 1 नहीं आया, क्यों, क्योंकि 1 की कोई भी इमेज नहीं है सेकंड सेट में। नेक्स्ट रेंज पे आ जाते हैं। रेंज में देखो 2 आ गया है हमारे पास। ठीक है, 2 हमारे पास 3 बार आया है, 2 लिखेंगे। फिर देखो आप 4 आया है हमारे पास, 2 बार आया है, 4 भी लिखेंगे। और एक बार 6 आया है तो 6 भी लिखेंगे। देख लो 8 एक भी बार नहीं आया था सेकंड पोजीशन पे, तो 8 नहीं लिखेंगे। 8 की कोई भी प्री इमेज नहीं है सेकंड सेट में, तो ये रेंज आ गई। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशंस। तो आपको सेट्स पढ़ा हुआ ज़रूर होना चाहिए। देखो सेट्स के 2 तरह के रिप्रेजेंटेशन थे, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। तो रिलेशन के 3 रिप्रेजेंटेशन है, एक रोस्टर फॉर्म, एक सेट बिल्डर फॉर्म और एक एरो डायग्राम मैपिंग। तो क्या क्या रिप्रेजेंटेशन है, रोस्टर फॉर्म, in this form we represent set of all ordered pairs such that a, b belongs to R। तो देखो क्वेश्चंस में ये जो भी हम फॉर्म लिख रहे हैं सॉल्व करने में, ये जो फॉर्म लिखी हुई है ये रोस्टर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म का क्या मतलब है, ऑर्डर्ड पेयर्स लिखने हैं सेपरेटेड बाय कॉमास। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर्स हमें लिखने हैं सेपरेटेड बाय कॉमास।
एक चीज़ और ध्यान रखनी है, सारे ऑर्डर्ड पेयर ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखने हैं, तो ये हो जाती है रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म आप लोगों को पता होगा, इसमें बस हम लोगों को एक प्रॉपर्टी लिखनी होती है। तो सेट बिल्डर फॉर्म किसी क्वेश्चन में हमने अगर लिखी हो तो ये जो लिखी है, ये जो है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म है, इस तरीके से हमने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट एरो डायग्राम। तो ये जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो हम एरो डायग्राम बना रहे हैं, जो मैपिंग कर रहे हैं, वो एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो एक एग्जांपल दिया हुआ है, सेट ए दिया है, सेट बी, अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी दैट इज ए इज रिलेटेड टू बी इज डिफाइंड एज ए इज लेस देन बी। अगर ए लेस देन बी है तो ही एलिमेंट आएगा। अच्छा, रिप्रेजेंट दिस इन ऑल फॉर्म्स, तो हर फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले मैं एरो डायग्राम बना देता हूँ। ये ए सेट, ये बी सेट। ए सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, -2, -1, 4। बी में है 1, 4, 9। अच्छा, एरोस मैं बाद में लगा लूँगा, पहले मैं रोस्टर फॉर्म में सब कुछ लिख देता हूँ। सबसे पहले लिख रहा हूँ मैं रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे हम, रिलेशन का नाम है कैपिटल आर, ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स लिखने हैं। ए शुड बी लेस देन बी, फर्स्ट सेट का एलिमेंट सेकंड सेट से छोटा होगा। अच्छा, फर्स्ट सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, -2, -1 और 4, और सेकंड सेट में 1, 4 एंड 9। फर्स्ट सेट का एलिमेंट देखिए, -2, -2 1 से छोटा है, -2 4 से भी छोटा है, -2 9 से भी छोटा है। तो ये 3 एलिमेंट्स आ गए। तो फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट हमने लिख चुका है पूरा। नेक्स्ट -1 1 से छोटा है, -1 4 से भी छोटा है, और -1 9 से भी छोटा है। तो ये एलिमेंट्स भी आएंगे। तो -1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट 4 1 से छोटा नहीं है, तो 4 1 नहीं आएगा। 4 4 से भी छोटा नहीं है, 4 4 के इक्वल है, तो 4 4 भी नहीं आएगा, बट 4 9 आ जाएगा, क्योंकि 4 जो है 9 से छोटा है। ए शुड बी लेस देन बी। तो ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में आर इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमें पता है रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे ए कॉमा बी, सच दैट फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से आया है, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से आया है, और ये एक प्रॉपर्टी फॉलो करता है, ए इज लेस देन बी, और ऐसे सेट क्लोज। ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। लैंग्वेज फॉर्म में लिखने से अच्छा आप ऐसे भी लिख सकते थे, ए इज लेस देन बी। तो ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। थर्ड, एरो डायग्राम। तो अब एरो डायग्राम देखो, -2 किसके साथ मैप करना होगा, 1 के साथ, -2 4 के साथ भी मैप होगा, और -2 9 के साथ भी। -1 1 के साथ होगा, -1 4 के साथ होगा, -1 9 के साथ भी होगा, और 4 जो है सिर्फ और सिर्फ 9 के साथ। तो ये हो गया एरो रिप्रेजेंटेशन। जो जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उन्हें मैप कर देना है। तो ये तीनों तरह के रिप्रेजेंटेशंस हो गए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। तो इनवर्स ऑफ अ रिलेशन की डेफिनेशन क्या है? इफ रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, तो रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, तो कैसे लिखेंगे? आर इज सच दैट डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, then the inverse relation would be defined from B to A. अगर R डिफाइंड है A to B, तो इनवर्स ऑफ R को हम ऐसे लिखेंगे, R रेज टू द पावर -1। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन है R इनवर्स का। तो R इनवर्स कहाँ से कहाँ डिफाइंड होगा? B से A। बिल्कुल चेंज हो गया है। आर की डेफिनेशन क्या है? रिलेशन आर की डेफिनेशन है ए से बी की तरफ, और आर इनवर्स की डेफिनेशन कहाँ से कहाँ होगी? बी से ए की तरफ। तो
इस रिलेशन को आप लोग ऐसे लिखते हैं, ए इज़ रिलेटेड टू बी, तो फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से आया था, ए से, और सेकंड एलिमेंट कहाँ से आया था, बी से। आर इनवर्स कहाँ से कहाँ रिलेटेड होगा, बी से ए की तरफ, ठीक है, बी से ए की तरफ, बी आर ए। तो जो बी है वो आएगा हमारा बी सेट से, और ए कहाँ से आएगा, ए सेट से। ठीक है, क्या चेंज हो गया है, देखो आर डिफाइंड है ए टू बी, और आर इनवर्स डिफाइंड है हमारा बी टू ए। तो आप चेंज देख सकते हैं, ये सेट्स जो हैं बस इनकी जगह जो है इंटरचेंज हो गई है। तो डोमेन ऑफ आर जो है आर इनवर्स की रेंज होगा, और रेंज ऑफ आर जो है डोमेन ऑफ आर इनवर्स होगा। फर्स्ट और सेकंड सेट को इंटरचेंज कर दिया गया है, तो बस वो इनवर्स ऑफ रिलेशन हो जाता है। तो अगर मैंने आर डिफाइन किया ए टू बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ये हमारी आर रिलेशन है, तो आर इनवर्स रिलेशन ये हो जाएगी, ए कॉमा बी की जगह क्या हो जाएगा, बी कॉमा ए। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे बेस्ड। तो एग्जाम्पल गिवन है हमें, n इज अ सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। अच्छा, n दिया भी हुआ है क्वेश्चन में, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सेट, एंड a कॉमा b बिलोंग्स टू n, यानी कि a और b इन नेचुरल नंबर्स में लाई करते हैं। तो रिलेशन की डेफिनेशन कैसे दी है, a इज रिलेटेड टू b इफ a प्लस 2b इज इक्वल टू 10। a प्लस 2b की जो वैल्यू है वो 10 होनी चाहिए। तो एक सेट, तो a जो है हमें कहाँ से चूज़ करना है, a जो है हमें चूज़ करना है फ्रॉम सेट n 1 से लेके 10 में, और b भी हमें कहाँ से चूज़ करना है, इसी सेट से। और किस तरीके से चॉइस करनी होगी हमें, तो हमारा सेट जो है कुछ इसी तरीके से बन जाएगा, इसमें ये नेचुरल नंबर्स हैं। तो रिलेशन आर अगर मुझे बनाना है तो क्या वैल्यू लेनी होगी, a प्लस 2b की वैल्यू हमारे पास 10 आ जानी चाहिए। अच्छा, तो हम लोगों को हिट एंड ट्रायल से करना होगा। a की वैल्यू अगर मैं सपोज़ 1 लेना चाहूँ तो 1 प्लस 2b 10 हो जाएगा, 2b की वैल्यू 9 आ जाएगी, तो b जो है 9/2 आ जाएगा। अच्छा, b 9/2 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि b तो इन 10 नेचुरल नंबर्स में से कोई होगा, यानी a की वैल्यू 1 पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से हमें चेक करना होगा। अच्छा, a की वैल्यू अगर मैं 2 ले लूँ तो आप लोग चेक कर सकते हैं, b की वैल्यू 4 आ जाएगी, 2 प्लस 2 इंटू 4 आप लोग देख सकते हैं 10 आ जाएगा, तो 2,4 r में आएगा। ऐसे ही देखें हम, 3 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4,3 आ जाएगा हमारे पास, 5 नहीं आएगा, इवन a को आप कोई भी ऑड नंबर ले लो वो नहीं आ पाएगी वैल्यू, 6 2 आ जाएगा हमारे पास, और 8 1 आ जाएगा। ठीक है, 10 नहीं आ पाएगा क्योंकि a की वैल्यू 10 ली, तो b की वैल्यू 0 लेनी होगी। तो रिलेशन r मेरे पास ये आ गई है। अब r इन्वर्स कैसे आता है हमारे पास, r इन्वर्स में हमें a कॉमा b का बस b कॉमा a कर देना है। तो 2,4 का हो जाएगा 4,2, 4 3 का हो जाएगा 3 4, 6 2 का 2 6, और 8 1 का 1 8। तो ये हमारे पास R इनवर्स आ जाता है। क्वेश्चन में ये भी है, ऑल्सो मेंशन देयर डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन ऑफ R क्या होगा हमारे पास, R सेट में ऑर्डर्ड पेयर में जो भी पहले एलिमेंट्स हैं, तो वो क्या क्या हैं, 2 4 6 एंड 8। और रेंज क्या है, जो भी दूसरे एलिमेंट्स हैं, तो दूसरे एलिमेंट्स आप लोग देख सकते हैं केवल 1 2 3 और 4 पॉसिबल हैं। तो नेक्स्ट R इनवर्स के डोमेन और रेंज, तो हमने क्या पढ़ा, रेंज ऑफ R क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ R इनवर्स, और डोमेन ऑफ R क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ R इनवर्स। डोमेन और रेंज इंटरचेंज कर देंगे तो इनवर्स ऑफ अ रिलेशन मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इनवर्स ऑफ अ रिलेशन ख़त्म हो गया है।
इनफैक्ट यहाँ पे रिलेशंस भी हमारा ख़त्म हो गया है। तो चैप्टर का नाम रिलेशन एंड फंक्शन ज़रूर है, बट रिलेशन पे केवल एक ही लेक्चर था। बाकी जो नेक्स्ट 6 to 7 लेक्चर्स आने वाले हैं वो सारे फंक्शंस पे ही बेस्ड होंगे। रिलेशंस बड़ा ही छोटा और इजी सा टॉपिक था। फंक्शंस में हमें काफ़ी कुछ पढ़ना है। तो अगर आपको रिलेशंस क्लियर हो गया हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर फर्दर वीडियोज़। थैंक यू।